वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगली वीडियो में आपने देखा होगा कि प्रशांत सेंगर सर जो हैं आपके वो इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको बेसिक सिरे से। तो आज मैं आपको क्लास 12 जो ये है आपकी, ये है क्लास 12 की, ये हो गई आपकी केमिस्ट्री। क्लास 12 की आपकी केमिस्ट्री इकाई एक अध्याय जो है आपका पहला है ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट के बारे में जानते हैं कि ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। इसी में आपका आ जाएगा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, शॉर्ट की दोष, फ्रैंकल दोष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन का है, बहुत बार बोर्ड परीक्षाओं में या फिर ट्यूटी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इससे। तो फ्रेंड हम जानते हैं ठोस। ठोस क्या होती है? ठोस सबसे पहले हेडिंग डाली हमने ठोस यानी सॉलिड। मैं यहां पर आपको बात बता देना चाहता हूं, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु या अणु या आयन प्रबल अंतरा आणविक बलों से संकुलित होते हैं। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन प्रबल अंतराणविक बलों के द्वारा निकटस्थ संकुलित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। यह आपकी पूरी थ्योरी होगी, ठोस कहलाते हैं। अब जान लेते हैं हम कि किस प्रकार ठोसों में गुण क्या होते हैं, यानी क्वालिफिकेशन क्या होती है, गुण। यहाँ पर ठोस के बारे में हम जान चुके हैं, ठोसों के गुण क्या होते हैं। नंबर 1 पॉइंट हम देख लेते हैं क्या होता है ठोसों के गुण। पहला पॉइंट क्या होता है? पदार्थ ठोस अवस्था में द्रव होते हैं। यह आपका पहला पॉइंट हो गया कि पदार्थ ठोस अवस्था में द्रव होते हैं। दूसरा हो गया पदार्थ ठोस, असंपीड्य और कठोर होते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपका पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकते हैं। चौथा है आपका पॉइंट पदार्थ ठोस अवस्था में आकृति और आयतन बनाए रखते हैं। ये आपके मित्रों 4 पॉइंट हो गए। तो हम समझ चुके हैं कि ठोस क्या होते हैं यानी सॉलिड क्या होता है, और ठोस जो होते हैं उनके अंदर गुण यानी क्वालिफिकेशन क्या होती है, ये हम जान चुके हैं। फ्रेंड अब ठोस है जो उनको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है आपका आ जाएगा क्रिस्टलीय ठोस, और जो दूसरा आपका आ जाएगा वो आ जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस किन्हें कहते हैं, कोई एग्जाम्पल, और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं उनके भी एग्जाम्पल। तो बने रहेंगे मेरी वीडियो के साथ। खासकर कक्षा 12 वाले और 10 वाले छात्रों के पास क्लास जरूर शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत सारी जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। तो शेयर कीजिए यूपी बोर्ड क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर, इंटर वाले छात्रों के पास, और बने रहेंगे वीडियो के साथ। आपको बता चुका हूं कि जो ठोस होते हैं, ठोस 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा आपका हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय आप समझ चुके हैं, क्रिस्टलीय क्या होता है, अक्रिस्टलीय क्या होता है। हम इन 2 शब्दों के बारे में जानेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। हमने फिटकरी ली, फिटकरी को पीस दिया और पीस दिया और पीस दिया, जो उसका छोटा अवयवी यानी सबसे छोटा जो कण हो गया वो हो गया क्रिस्टल। यहाँ मैं फिटकरी नहीं, मैं किसी भी वस्तु की बात कर रहा हूँ। अगर आप नमक ले लीजिए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ठोस को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है आपका वो है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। अगर हम यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे तो वे पदार्थ जिसमें अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, यानी आप नोट करिएगा अपनी बुक में, वे पदार्थ जिसमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। थ्योरी में कुछ नहीं है, वे पदार्थ जिसमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं उसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। जिसमें अवयवी कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है, यहाँ पाई जाती है, उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अगर हम क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल बात करें, ये वास्तविक ठोस होते हैं। एक बात आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये वास्तविक ठोस होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये वास्तविक ठोस होते हैं।
कि जब मैं अगली बार बात करूंगा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर में, तो आपको ही ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको एक पॉइंट बता दिया है, वो आप नोट कर लीजिएगा छोटे से पन्ने में, कि ये वास्तविक ठोस होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल तौर की यहाँ पर बात करें कि क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा शक्कर। शक्कर का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। अगर आपको ये फार्मूला भी नहीं याद है, तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बेसिक सिरे से फार्मूला बताऊंगा और किस भांति आप उसको याद करके केमिस्ट्री को सरल बना सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं शक्कर लिखा होता है और कहीं कहीं C12H22O11 लिखा होता है। अगर आप मार्केट में जाके दुकानदार से कहेंगे कि भैया शक्कर दे दो, तो आराम से दे देगा। अगर आप बोलते हैं कि नमक दे दो, तो आराम से दे देगा आपको। लेकिन आप वही अगर फार्मूला बोलते हैं कि ओ भैया C12H22O11 दे दो 1 किलो, समझ ही नहीं पाएगा मित्रों। जो जानकार होगा वो समझ जाएगा। ठीक उसी भांति नमक, सोडियम क्लोराइड दे दो भैया NaCl, नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। उसी के भांति मैं आपको बता रहा हूँ, फास्फोरस भी इसमें आ जाएगा, कॉपर भी आ जाएगा, कॉपर, फास्फोरस का P, लोहा का फेरम Fe आ जाएगा। फ्रेंड ये नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये क्या है। ये जो हो गया ये आपका नमक है, ये हो गया C12H22O11 शक्कर, Cu ये कॉपर हो गया, और ये P फॉर फास्फोरस, Fe फॉर हो गया फेरस यानी लोहा। तो फ्रेंड समझ चुके हैं हम क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। अगर कोई भी समस्या आपको क्रिस्टलीय ठोस में आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अब हम जानते हैं मित्रों कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और कौन कौन से तत्व अक्रिस्टलीय ठोस हैं। ये अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, मैंने जिस बात ही आपको बताया क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, तो ठीक उसका उल्टा कर दीजिए आप, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में जो है आपका ज्यामितीय संरचना व्यवस्था पाई जाती है। इसका सीधा उल्टा हो गया कि अक्रिस्टलीय ठोस में निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं पाई जाती है। तो देखेंगे वे ठोस जिसकी कोई ज्यामितीय संरचना नहीं होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, और इनमें कणों में लघु परास व्यवस्था एक ना पाई जाती है। अगर मैं बात करूं क्रिस्टलीय ठोस की, तो इनके कणों में एक निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है। लेकिन अगर वही मैं बात करूं अक्रिस्टलीय ठोस की, तो यहाँ पर लघु परास, लघु माने छोटा, परास व्यवस्था पाई जाती है। एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए कि कांच का देखेंगे एक अक्रिस्टलीय ठोस है, चाहे जितनी बड़ी हो सकती है। उसके बाद में प्लास्टिक, कांच, प्लास्टिक, रबड़ और रेजिन। आपको कांच पता होगा, प्लास्टिक भी पता होगा, रबड़ भी पता होगा, लेकिन आपको डाउट में आएगा रेजिन। रेजिन क्या है? रेजिन फ्रेंड, जहां तक मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो रेजिन है ये शायद भेड़ से प्राप्त होती है। रेजिन, उस पर गौर करना, उसको गूगल नहीं करना, सोचना। भेड़ से प्राप्त कुछ पदार्थ होता है, उसे बोलते हैं हम रेजिन। समझ गए आप? रेजिन। तो आपके कंप्लीट हो गए क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अगर मैं बात करूं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में आपके पास क्वेश्चन आ गया, तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको इसी में कि अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। अगर मैं क्रिस्टलीय ठोस की बात करूं, तो इनके अवयवी कणों में एक निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है। अगर वही मैं बात करूं अक्रिस्टलीय ठोस की, तो वे ठोस जिसकी कोई एक ज्यामितीय संरचना नहीं होती है वे अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा क्या? पदार्थों का गलनांक निश्चित होता है, कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है। फ्रेंड आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो चलिए अब मैं आपको सीधे अंतर करके बताता हूँ। ऐसे आप कुछ गड़बड़ कर देंगे तो मैं आपको सही से बताऊंगा कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ। अगर आप ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं पिछले आपको थ्योरी लिखा चुका हूँ क्रिस्टलीय ठोस की, लेकिन अब मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। तो पहले हम इसके पॉइंट लिख लें, इसका सीधा उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? इनके अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। क्या होती है? यहां पर इनके कणों की एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। नोट करते रहिएगा, एक निश्चित ज्यामितीय संरचना
होती है। ओके, आपका पहला पॉइंट क्या हो गया मित्रों कि क्रिस्टलीय ठोस की इनके कणों की एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। यहां पर लिख दीजिए पूरा ही आपको कॉपी करना है। इनके कणों की एक निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती है। ज्यामितीय संरचना नहीं होती है। ओके, ये वाला आपको कॉपी करके यहां पे लिखना है। ओके, मैंने आपसे कहा क्रिस्टलीय ठोस इनके कणों की एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, वहीं आपको अक्रिस्टलीय ठोस में मित्रों लिखना पड़ेगा कि इनकी कणों की एक निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती है। वहीं दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन पदार्थों का गलनांक, इन पदार्थों का गलनांक निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। और यहां पर अगर मैं बात करूं कि इन पदार्थों का गलनांक निश्चित नहीं होता है, सीधा उल्टा, निश्चित नहीं। दूसरा पॉइंट आपका हो गया इन पदार्थों का गलनांक निश्चित होता है। यहां पर आ जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस में कि इन पदार्थों का गलनांक निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है। अब मैं बात करूं इनके अवयवी कणों की परास व्यवस्था है, इनके अवयवी कणों की परास व्यवस्था मित्रों, इनके अवयवी कणों की परास व्यवस्था दीर्घ पाई जाती है। कैसी? दीर्घ पाई जाती है। 3 पॉइंट हो गए आपके। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि इनके कणों की जो व्यवस्था होती है ये दीर्घ हो गया, दीर्घ से छोटा हो गया लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। आपको केवल समझना है, अपने माइंड में सेट करना है, ज्यादा कुछ वो बड़ा नहीं है, आराम से समझना, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर एक चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये वास्तविक ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? ये वास्तविक ठोस हैं। ये कैसे हैं मित्रों? ये वास्तविक ठोस हैं। और यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूं, ये आभासी ठोस हैं। ये आभासी ठोस हैं। कैसे हैं मित्रों? ये आभासी ठोस हैं। फ्रेंड, यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस प्रकार आप कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता चुका हूं क्रिस्टलीय ठोस इनके कणों की एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, अक्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती है। दूसरा पॉइंट हो गया कि इन पदार्थों का गलनांक निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में हो गया कि इन पदार्थों का गलनांक निश्चित नहीं होता है। तीसरा पॉइंट आपका हो गया अक्रिस्टलीय ठोस में परास व्यवस्था दीर्घ पाई जाती है। ठीक इसका उल्टा हो गया अक्रिस्टलीय ठोस में कि इसकी जो परास व्यवस्था है वो मित्रों लघु पाई जाती है। चौथा पॉइंट आपका हो गया कि क्रिस्टलीय ठोस हमेशा वास्तविक ठोस होते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस हमेशा वास्तविक नहीं होते हैं, वो आभासी होते हैं। फ्रेंड, अभी भी आपको इसमें कोई क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में कुछ समझ में ना आ रहा हो, इसमें एग्जाम्पल में आप 5वां पॉइंट एक और बढ़ा सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस सोडियम क्लोराइड, NaCl, शक्कर C12, H2SO11, कहां पर Cu, लोहा, Fe इत्यादि हैं। लेकिन अगर हम वही बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस की तो प्लास्टिक आ जाएगा, आपका कांच आ जाएगा, आपकी रबड़ आ जाएगी और इसमें रेजिन आ जाएगी। तो फ्रेंड, आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ मित्रों हम बात करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों को कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, यानी क्रिस्टलीय ठोस कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। और इसके बाद में हम जानेंगे कि आयनिक ठोस और आणविक ठोस के बारे में। फ्रेंड, तो आप ये अगर नोट ना किया हो तो नोट कर लें। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस, यानी ठोस को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो फ्रेंड, बने रहेंगे वीडियो के साथ। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने मित्रों के पास। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि ठोसों का वर्गीकरण। तो फ्रेंड, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, वो घर पे आराम से नहीं लेटना चाहिए। आप जहाँ से भी हैं, जिस स्तर से भी मेहनत कर सकते हैं करिए। आप ऑफलाइन भी पढ़ना चाहें
पढ़ सकते हैं। फ्रेंड, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण आपकी पढ़ाई बहुत नुकसान हुआ है, तो मेरा उद्देश्य केवल यही है, हर उस बच्चे के पास जानकारी पहुँचाना, हर उस बच्चे के पास सिलेबस पहुँचाना, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ हो। आने वाले समय में और भी टीचर आपके पास आएंगे, तो उद्देश्य केवल यही है कि आपके पास जानकारी और एक सिलेबस और एक संतुलित अस्त्र जो बोर्ड में आपके काम आएगा वो आपके पास पहुंचा पाऊँ। तो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें यूपी बोर्ड क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर। अगर कोई भी समस्या आ रही है कोई भी सब्जेक्ट में तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप जहाँ से भी हैं उसका एड्रेस भी लिखें ताकि मुझे प्रेरणा मिलती है कि बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए अगर घर से भी निकलें तो मास्क का उपयोग करें। जय हिंद।